बांकीपुर के चुनावी मैदान में तीन बड़े उम्मीदवार हैं, एक बीजेपी से, एक आरजेडी से और एक बिहार में नई राजनीति का दावा करने वाली जनसुराज से। लेकिन इन तीनों के चुनावी हलफनामे ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ मामला शून्य, आरजेडी उम्मीदवार के खिलाफ एक आपराधिक मामला और साफ सुथरी नई राजनीति का दावा करने वाले प्रशांत किशोर के खिलाफ एक नहीं, दो नहीं, पूरे 8 मुकदमे लंबित हैं। लेकिन रुकिए, सिर्फ मुकदमों की संख्या देखकर फैसला मत कीजिए, क्योंकि किसी पर 8 मुकदमे आंदोलन और प्रदर्शन से जुड़े हो सकते हैं, जबकि किसी के एक ही मुकदमे में चोरी, जालसाजी और गैर इरादतन हत्या के प्रयास जैसे गंभीर धाराएं भी हो सकती हैं। तो बांकीपुर में कौन कितना दागी है, किसका रिकॉर्ड सबसे साफ है और किस उम्मीदवार के मुकदमों की प्रकृति सबसे गंभीर है। नमस्कार, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं मगही न्यूज। तीनों उम्मीदवारों के हलफनामों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। बांकीपुर की चुनावी लड़ाई में कोई विकास का दावा कर रहा है, कोई बदलाव का नारा लगा रहा है और कोई अपने पुराने राजनीतिक किले के बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहा है। लेकिन आज हम नेताओं के भाषण की बात नहीं करेंगे, आज हम किसी पार्टी के दावे का भरोसा नहीं करेंगे। आज बात होगी उस कागज की जिस पर उम्मीदवार ने खुद हस्ताक्षर किए हैं, शपथ ली है और चुनाव आयोग को बताया है कि उनके खिलाफ कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं। क्योंकि बांकीपुर के 3 प्रमुख उम्मीदवारों के हलफनामे से जो आंकड़ा सामने आया है वह बेहद दिलचस्प है। एक उम्मीदवार के नाम के सामने लिखा है 0, दूसरों के नाम के सामने लिखा है 1 और तीसरे उम्मीदवार के नाम के सामने लिखा है 8 आपराधिक मामले। लेकिन सबसे पहले एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना जरूरी है, किसी व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी या मुकदमा दर्ज होना और अदालत में दोषी साबित होना दोनों अलग बातें हैं। मुकदमा आरोप होता है, फैसला नहीं। अंतिम फैसला अदालत करती है, क्योंकि इस रिपोर्ट में हम किसी उम्मीदवार को अपराधी घोषित नहीं कर रहे हैं। हम केवल उम्मीदवारों द्वारा चुनाव आयोग के सामने घोषित किए गए लंबित मामले की जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा की। नीरज कुमार ने 13 जुलाई 2026 को अपना नामांकन दाखिल किया और उनका हलफनामा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर स्वीकार किया गया। उन्होंने अपने हलफनामे में बताया कि उनके खिलाफ किसी थाने या किसी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला लंबित नहीं है। यानी घोषित आंकड़ों के अनुसार नीरज कुमार सिन्हा पर मुकदमा शून्य है, किसी मुकदमे में दोष सिद्धि शून्य। उनके चुनावी हलफनामे की जानकारी के अनुसार ना तो उनके खिलाफ कोई FIR लंबित है और ना ही किसी अदालत में कोई आपराधिक मुकदमा चल रहा है। इस आंकड़े को बीजेपी चुनाव में अपने उम्मीदवार की साफ छवि के रूप में पेश कर सकती है। बीजेपी कह सकती है कि हमने बांकीपुर में ऐसा उम्मीदवार उतारा है जिसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में केवल आपराधिक मामला नहीं होना ही पर्याप्त नहीं होता। जनता यह भी पूछेगी कि उम्मीदवार का राजनीतिक अनुभव क्या है, बांकीपुर के लिए उसका रोड मैप क्या है, क्या वह जल जमाव, पार्किंग, ट्रैफिक, फुटपाथ, दुकानदार, राशन कार्ड और पेंशन जैसी समस्याओं का समाधान कैसे करेगा। क्योंकि हलफनामे में मुकदमा शून्य होना अच्छी बात है, लेकिन विधानसभा में पहुंचने के लिए जनता के सवालों का जवाब देना उतना ही जरूरी है। अब आते हैं राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार रेखा कुमारी, जिन्हें राजनीतिक क्षेत्र में रेखा गुप्ता के नाम से जाना जाता है। रेखा कुमारी ने 9 जुलाई 2026 को बांकीपुर उपचुनाव के लिए अपना हलफनामा दाखिल किया था, जिसे चुनाव आयोग ने स्वीकार किया। रेखा कुमारी ने अपने हलफनामे में एक लंबित आपराधिक मामला घोषित किया है। यह मामला पटना के कोतवाली थाने में दर्ज कांड संख्या 445/2022 से जुड़ा हुआ बताया गया है। मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 308, 379, 367, 368 और 34 का उल्लेख है। धारा 308 गैर इरादतन हत्या करने के प्रयास से संबंधित है। धारा 379 चोरी से जुड़ी है। धारा 467 महत्वपूर्ण दस्तावेज या मूल्यांकन प्रतिभूति के जालसाजी से संबंधित है। धारा 468 धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी से जुड़ी है और धारा 34 का मतलब है कि कोई लोग द्वारा एक साझा इरादे से कोई काम किया गया हो। मामला ACJM द्वितीय की अदालत में लंबित बताया गया है। उपलब्ध हलफनामा रिकॉर्ड के अनुसार इस मामले में आरोप तय नहीं हुए हैं और रेखा कुमारी को किसी अदालत में दोषी नहीं ठहराया गया है।
इस मामले को दुकान अथवा संपत्ति विवाद से जुड़ा मामला बताया गया है। अब यहाँ राजनीतिक सवाल उठना स्वाभाविक है। आरजेडी को बताना होगा कि यह पूरा विवाद क्या है, आखिर ऐसे गंभीर धाराएं क्यों लगाई गई हैं। रेखा कुमारी का इस मुकदमे पर क्या पक्ष है? क्या यह सामान्य संपत्ति विवाद से निकला मुद्दा है? क्या उनके खिलाफ गलत आरोप लगाए गए हैं या फिर आरोपों के पीछे कोई ऐसी कहानी है जिसे बांकीपुर के मतदाताओं को जानना चाहिए। हालांकि कानून का सिद्धांत साफ है, जब तक अदालत किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराती तब तक उसे दोषी नहीं कहा जा सकता। इसलिए रेखा कुमारी के मामले में सही स्थिति यह है कि एक मामला लंबित है, आरोप तय नहीं हुआ है, कोई दोष सिद्धि भी नहीं हुई है। अब बात उस उम्मीदवार की जो बांकीपुर चुनाव का सबसे चर्चित चेहरा बन चुका है, जनसुराज के संस्थापक और उम्मीदवार प्रशांत किशोर पहली बार खुद चुनाव मैदान में उतरे हैं। इससे पहले वह दूसरे नेताओं और पार्टियों के लिए चुनावी रणनीति तैयार करते थे, लेकिन अब रणनीतिकार खुद उम्मीदवार है और पहली बार अपने हलफनामे की राजनीतिक जांच हो रही है। प्रशांत किशोर ने 13 जुलाई 2026 को अपना नामांकन दाखिल किया और चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उनका हलफनामा अपलोड किया गया। उनके हलफनामे के अनुसार उनके खिलाफ 8 आपराधिक मामले लंबित हैं। जी हाँ, 1 नहीं 2 नहीं, सीधे 8 मुकदमे। इन मामलों में आपराधिक मानहानि, गैर कानूनी जमावड़ा, धरना प्रदर्शन से संबंधित आरोप भी शामिल बताए गए हैं। कुछ मामले पटना के गांधी मैदान थाने, सचिवालय थाने, पीरबहोर थाने से जुड़े हैं। इसके अतिरिक्त सहरसा सदर थाना तथा पटना, बेतिया और पश्चिम मुजफ्फरपुर की अदालतों में दर्ज शिकायत मामलों का भी उल्लेख किया गया है। लेकिन यहाँ भी यह बेहद महत्वपूर्ण तथ्य है, प्रशांत किशोर को इन 8 मामलों में से किसी भी के लिए भी दोषी ठहराया नहीं गया है। रिपोर्ट के अनुसार किसी मामले में अभी तक दोष भी तय नहीं हुए हैं। अब जनसुराज का तर्क हो सकता है कि राजनीतिक मामले करने वाले लोगों पर मुकदमे दर्ज होते रहते हैं। सरकार के खिलाफ धरना दीजिए, सड़क पर प्रदर्शन कीजिए, सरकारी व्यवस्था का विरोध कीजिए तो गैर कानूनी जमावड़ा, सड़क जाम करना या सरकारी काम में बाधा जैसी धाराओं के मामला दर्ज हो सकता है। लेकिन सवाल यह भी है कि 8 मामलों में कौन सा मामला केवल आंदोलन से जुड़ा है और कौन सा मामला व्यक्तिगत शिकायत या मानहानि के संबंधित है। जनता को इसका पूरा जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि प्रशांत किशोर बिहार में नई राजनीति, साफ राजनीति और व्यवस्था परिवर्तन का दावा करते हैं। जब कोई नेता दूसरों की राजनीति और आपराधिक पृष्ठभूमि पर सवाल उठाता है तो स्वाभाविक है कि जनता उसके अपने हलफनामे पर भी उसी नज़र से देखेगी। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल यह है कि क्या केवल मुकदमों की संख्या देखकर ही किसी उम्मीदवार के चरित्र का फैसला कर देना चाहिए? मान लीजिए एक व्यक्ति पर 8 मामले हैं और सभी मामले राजनीतिक प्रदर्शन से जुड़े हैं। दूसरी तरफ किसी एक व्यक्ति पर एक ही मामला दर्ज है, लेकिन उसमें जालसाजी, चोरी, गैर इरादतन हत्या के प्रयास जैसे गंभीर धाराएं हैं, तो किसे ज्यादा गंभीर माना जाए, संख्या को या आरोपों की प्रकृति को? और जिसके खिलाफ कोई मामला नहीं है, क्या केवल इसी आधार पर यह मान लिया जाए कि वही सबसे योग्य उम्मीदवार है? लोकतंत्र में जवाब इतना आसान नहीं होता है। मुकदमे उम्मीदवार के चरित्र का एक हिस्सा बताते हैं, पूरा चरित्र नहीं। जनता को यह भी देखना होगा कि उम्मीदवार ने समाज के लिए क्या किया है, उसकी राजनीतिक निष्ठा क्या है, उसकी संपत्ति कैसे बढ़ी, उसकी शिक्षा क्या है, उसके वादे क्या हैं और सबसे महत्वपूर्ण, क्या वह चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच रहेगा। राजनीतिक दल अक्सर आपराधिक मामलों को भी अपनी सुविधा से देखते हुए विपक्षी उम्मीदवार के खिलाफ मुकदमा हो तो उसे जंगल राज और अपराध का प्रमाण बता दिया जाता है, लेकिन अपने नेता के खिलाफ मुकदमा हो तो उसे राजनीतिक साजिश और जन आंदोलन का मुकदमा बताया जाता है। यही दोहरा पैमाना सभी पार्टियों को सवालों के घेरे में खड़ा करता है। मगही न्यूज़ किसी उम्मीदवार को दोषी या निर्दोष घोषित नहीं कर रहा, हम केवल वह जानकारी जनता के सामने रख रहे हैं जो उम्मीदवारों ने स्वयं चुनाव आयोग को दी है। अब फैसला बांकीपुर की जनता को करना होगा। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।